Good morning, students. Hope so you all are fine. So today we are going to start our first poem, that is Dust of Snow. And it is a very beautiful and short poem. It is written by Robert Frost. As you know, Robert Frost is a great poet and he is a realistic poet. Means कि जो हमारी रियल लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं, जो भी हम अपनी रियल लाइफ में जो भी चीज़ें देखते हैं, वो उन्हें अपनी पोएम के थ्रू बताते हैं, वो अपनी पोएम के थ्रू उनको शैटर करते हैं. सो इन दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द पोइट टेल्स अस अबाउट अ हेमलॉक ट्री. कि हम लोग जैसा कि हमें पता ही है कि जो हेमलॉक ट्री होता है, इट्स अ पॉइजनस ट्री एंड इट इज़ सिमिलर अ क्रिसमस ट्री. बट द कंपैरिजन बिटवीन द टू इज़ कि जो हेमलॉक ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं. सो इस पोएम के थ्रू पोइट ने क्या बताया है कि जो भी हम अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी बैड ओमेंस मानते हैं, या जिस चीज़ को भी हम मानते हैं कि ये चीज़ जो है ये बैड का सिंबल है, लाइक अ क्रो जो होता है उसे डेथ का मैसेंजर माना जाता है, उसे हम अपनी लाइफ में बुरा ही मानते हैं कि वो एक बुरी चीज़ है और वो कभी भी हैप्पीनेस नहीं ला सकता. तो ये जितने भी हमारे बैड ओमेंस हैं जो कि हम मानते हैं, वो सच में रियल नहीं होते हैं. कि जो चीज़ एक्चुअल में हमें दिखती है कि वो जो चीज़ बुरी है, तो अगर वो हमारे सामने है, लाइक एक बिल्ली होती है, वो हमारा रास्ता काट देती है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ अब आगे बुरा ही होगा, क्योंकि जो बिल्ली होती है उसको हम एक बैड ओमेन मानते हैं. तो लाइक इस पोएम में भी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो भी यही बताना चाह रहे हैं कि जो जितने भी बैड ओमेंस जो है वो हमने अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर रखे हैं. ये हमारे खुद की बनाई हुई स्टोरीज़ हैं जो कि रियल नहीं हैं. सो हमें इनको नहीं मानना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. यू कैन सी द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो. बट हियर डस्ट डजंट मीन सॉइल. इसका मतलब यहाँ पर मिट्टी नहीं है, इसका मतलब है गिरा देना. यानी कि मिट्टी ना होते हुए इसका मतलब होता है कि डस्ट को गिराना. अब वो डस्ट किसके ऊपर गिराई और उस डस्ट के गिरने से क्या जो है इम्पैक्ट पोएट के ऊपर पड़ा. सो हम उसके बारे में पढ़ते हैं. सो हियर यू कैन सी देयर आर 2 पैसेजेस इन द पोएम. So it's a very short poem, but it gives a brief message. So let's start. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So इस टेक्स्ट में जो पोएम के इस टेक्स्ट में जो पोएट है उसने हेमलॉक को किससे लिंक किया है? सैडनेस, ग्लूमी, डार्कनेस. ओके. सो हेमलॉक ट्री को माना जाता है कि भी वो सैडनेस को रेफर करता है, डार्कनेस, ग्लूमीनेस. ओके. लाइक सिमिलरली क्रो को यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि भी वो सैडनेस, डार्कनेस एक बैड ओमेन माना जाता है. ओके. तो पोएट कहता है कि द वे अ क्रो शक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. कि पोएट कहता है कि वो जो है एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे, और उस हेमलॉक ट्री के नीचे जब वो खड़े हुए थे तो उस पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था. और क्रो को क्या माना जाता है? डेथ का मैसेंजर माना जाता है, एक बैड ओमेन माना जाता है, कि उसे कभी भी शुभ नहीं माना जाता, कि उसे कभी भी हम ये नहीं मान सकते कि वो कुछ अच्छी चीज़ हमारे लिए लेकर आएगा, ये हमारे लिए बहुत शुभ होगा. तो पोएट जो कि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था, तो हेमलॉक ट्री के नीचे जब वो खड़ा हुआ था तो जो क्रो था उसके मूवमेंट के कारण, मान लीजिए उसके पंखों के फ्लैप करने के कारण, कि जो भी उसने मूवमेंट की उससे क्या है कि जो उसके ब्रांचेस के ऊपर या फिर उसकी जो लीव्स थी उसके ऊपर जो भी बर्फ़ जमा हुई थी वो पोएट के ऊपर गिर जाती है. तो उस क्रो ने उसको उस पोएट के ऊपर गिरा दिया.
लेकिन ऐसा इस पोएम के अंदर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया. इट डजेंट स्पेसिफाई इन द पोएम दैट द कि क्रो के मोमेंट्स क्या थे, क्या वो उस टाइम उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, या फिर वो वहाँ से उड़ रहा था, या फिर उड़ते हुए जब उसने अपने पंखों को फ्लैप किया तो उसके कारण से वो जो बर्फ़ थी वो उसके ऊपर गिर गई. तो ये इसके अंदर अभी मेंशन नहीं किया गया है, ना ही स्पेसिफाई किया गया है. लेकिन जो भी उस क्रो ने किया, उस बर्फ़ को जब उसने उस पोएट के ऊपर गिराया तो पोएट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ इसका. अब वो क्या इफ़ेक्ट हुआ वो हम अपने नेक्स्ट टेक्स्ट में पढ़ेंगे. सो बिफोर moving on our next text, let's start discussing our rhyming scheme, our literary devices. So first literary device used in the poem, used in the first text is rhyming scheme. So here you can see the rhyming scheme is AB AB, like the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So crow and snow, first line and third line is crow and snow rhyming, like me and tree is rhyming. So rhyming scheme is used in this text. Second is enjambment. So enjambment is when the same sentences continue to the next line. Here you can see there is no punctuation, no full stop in these lines, like the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So you can see same sentences running in 4 line. So here enjambment is used. Now third literary device used in the poem is assonance. Assonance means that a vowel sound is repeating in closely connected words, like in starting, like in and, or in the middle of the words. Like you can see shook down on me. So here O sound is most prominent. So assonance is used here. So let's move on our next text. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. सो पोइट क्या कहता है कि जो हम लोग ट्री के नीचे जब वो खड़े हुए थे तो जो क्रो ने उनके ऊपर जो डस्ट जो वहाँ पर जो उसने गिराई, जो स्नो वहाँ पर जो जमी हुई थी, जो उसने अपने पंखों के, अपने विंग्स के फ्लैप करने से जो डस्ट जो स्नो थी वो जो उसके ऊपर गिरी, तो उससे क्या है, मूड इज़ चेंज, यानी कि जो उसका जो माइंड था, जो उसका मूड था, सडनली इट इज़ चेंज, वो बदल गया. यानी कि पहले जो पोइट थे वो थोड़े डिस्पेयर थे, ग्लूमी थे, सैड थे थोड़े, लेकिन अब वो कैसे हो गए, अब वो हैप्पी मूड में आ गए हैं. सो इससे उन्होंने जो उनका जो दिन का जो बचा हुआ पार्ट था उन्होंने वो उसको ख़राब होने से उसको बचा लिया. सो यहाँ र्यूड मीन्स रेग्रेट. रेग्रेट मतलब पछतावा होना किसी चीज़ का. सो पोइट ये कहना चाहता है कि ये हमारे लाइफ की जो बनी बनाई बातें होती हैं, ये हम मानते हैं कि ये जो क्रो होते हैं या किसी बिल्ली ने अगर हमारा रास्ता काट दिया तो ये सारे बैड ओमेंस होते हैं. तो अगर हम ये मानते हैं कि ये चीज़ बुरी है और वो अगर हमारे सामने है तो हमारी लाइफ में सब कुछ बुरा ही होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बुरी है तो हमारे साथ बुरा ही होगा, क्योंकि ये सारी हमारी जो है खुद की क्रिएटिविटी होती है, ये हमारी खुद की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता. और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक रियलिस्टिक पोइट हैं और वो जो जीवन की जितनी भी जो सारी रियलिटीज़ होती हैं कि भाई डार्कनेस, सैडनेस, ग्लूमीनेस
ओके, सो डिसअपेयर, जो यहाँ पे जो पोइट ने जो सीन क्रिएट कर रखा था कि फर्स्ट टेक्स्ट में कि वहाँ पे डिसअपेयर था, लेकिन सडनली उसका मूड चेंज हो जाता है। वो किस लिए चेंज हो गया? वो डस्ट गिरने से चेंज हो गया। अगर मान लो वो क्रो ने अगर उसके ऊपर डस्ट नहीं वो स्नो नहीं गिराई होती तो उससे क्या होता? उससे पोइट का मूड चेंज नहीं होता, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि जो क्रो होता है वो तो डेथ का मैसेंजर होता है, एक बैड ओमन होता है, लेकिन उस क्रो के कारण से ही, उसके बर्फ़ गिराने से ही, उसके मोमेंट्स के कारण से ही जो है पोइट का मूड चेंज हो गया। तो हम किसी भी हमें लाइफ के जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए कि जो चीज़ बुरी है तो उसके कारण से हमारे लाइफ में बुरा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। सो इस सेकेंड नाउ वी विल डिस्कस अवर पोइट्री डिवाइसेस that is used in the second text. Alliteration is used in this text. You can see the repetition of words like has given my heart. So h sound is used here, h word is repeating here, so alliteration is used here. So second one is rhyming scheme. So rhyming scheme is same, c d c d. You can see the first line, hurt, part. So hurt and part is rhyming. Mood, rude. So mood and rude is rhyming. Then second is consonants. Here consonants is used कि consonants जो वर्ड्स हैं, जो साउंड है, वो उसका रिपीटिशन हो रहा है कि वो कहीं स्टार्टिंग में भी यूज़ हो सकता है, भी मिडल ऑफ द वर्ड्स भी यूज़ हो सकता है, एंडिंग में भी यूज़ हो सकता है। लाइक यू कैन सी दैट ऑफ डे आई हैड रूड, ऑफ अ डे आई हैड रूड। सो डी वर्ड, जो डी साउंड है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सो कॉन्सोनेंस इज यूज्ड हियर। So beta, your poem is complete. I have given you the complete explanation of this poem as well as the poetic devices that have been used in this poem. So it's complete. We will meet in our next video.